पंजाब के राज्य में क्या हो रहा है? आए गए दिन खुलेआम गोलियां बरसाई जा रही हैं। लोगों को मारा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोलैप्स कर चुकी है। लोगों में खौफ है। लोग डरे हुए हैं। बिजनेसमैन वहां पर काम नहीं कर पा रहे। बहुत ही बुरा हाल पूरे राज्य का हो चुका है। ऐसा क्यों है कि पंजाब का राज्य 1947 से एक गंदी राजनीतिक लड़ाई और एक गंदी राजनीतिक विचारधारा के तहत सिर्फ टूटता और बर्बाद होता हुआ ही आया है। आयरॉनिकली आज पंजाब जो जूझ रहा है, ये पिछले कुछ दशकों की गंदी राजनीति का अल्टीमेट गेम है जो यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है। और डेफिनेटली ये आगे पंजाब के एक ब्राइट फ्यूचर के लिए कहीं पर भी वायबल और विजिबल नहीं दिखता। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और ब्रिटिश की हुकूमत भारत को छोड़ के गई, उस समय कांग्रेस पार्टी को बेचैनी इस बात की थी कि पंजाब के राज्य में अकाली दल का दबदबा क्यों है। अकाली दल जो एक 1920 में बनी पंथिक पॉलिटिकल पार्टी थी और जो एक पंथ के इंटरेस्ट यानी कि खालसा पंथ यानी कि सिख पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट के बारे में राजनीति करती थी, उसने अपना दबदबा डेफिनेटली पंजाब में बनाया हुआ था। समस्या ये थी कि कांग्रेस पार्टी को इस चीज़ से बेचैनी थी कि राजा महाराजा प्रिंसली स्टेट्स जितने भी थे वो तो चाहे हमारे कब्जे में थे ही, इवन इन पंजाब, पर उसके बावजूद हमें राजनीतिक सत्ता की हासिलता क्यों नहीं प्राप्त हो पा रही थी। इस चीज़ को और ये गेम प्लान को अनफोल्ड करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र में सबसे पहला गेम खेला गया ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति को जिस नाम से हम लोग जानते हैं। हरित क्रांति का कोई उद्देश्य यहाँ पर विकास कार्य का नहीं था। आज आप कोई हरित क्रांति के ओरिजिनल इतिहास के बारे में अगर पढ़ें तो आप समझेंगे कि ये एक डिलिबरेट क्रिएटेड कैंपेन था जिसके तहत एक राजनीतिक वर्ग दूसरे राजनीतिक वर्ग की शक्ति को एक राज्य के अंदर तोड़ना चाहती थी ताकि इस पर्टिकुलर कैंपेन के तहत वो अपनी राजनीतिक बैसूत जो पूरी की पूरी है उसको बिछा पाए वहाँ पर। लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी थी कि जब ये हरित क्रांति का गेम खेला गया, इसके बाद जब एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी एक अपनी राजनीतिक बिसात नहीं बिछा पाई, उसकी नाकामी की वजह से यहाँ पर पंजाब में शुरू हुआ एक खालिस्तान का एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म का कैंपेन। इस सेपरेटिज्म और खालिस्तान के एक्सट्रीमिज्म के कैंपेन ने लगभग 3 दशक पंजाब के बर्बाद करे। 1995 में जब उस समय के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि ये मूवमेंट थोड़ी बहुत थमी थी। लेकिन दिक्कत क्या थी? दो चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी प्रेजेंस को बनाकर वहाँ पर अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चालू किया था, उस समय सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का प्रयोग करके अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में एक मुजाहिदीन कैंपेन चलाया था। इस मुजाहिदीन कैंपेन को रन करने वाली पाकिस्तान की आईएसआई थी। 1987-88 तक ऐसी परिस्थिति पैदा हो चुकी थी पाकिस्तान में कि ये पूरे मुजाहिदीन कैंपेन को चलाने के लिए आईएसआई के सीनियर से लेकर जूनियर लेवल तक के जो अधिकारी थे वो ड्रग ट्रेड और नैरकोटिक्स में डूब गए थे। क्योंकि इस पूरे मुजाहिदीन कैंपेन को चलाने के लिए पैसा सारा ड्रग इकोनॉमी का और ड्रग ट्रेड का था। ड्रग ट्रेड कहाँ से? जो सारी पॉपी कल्टीवेशन अफगानिस्तान में हो रही थी। आईएसआई के 1987-88 तक ऐसे हालात हो चुके थे पाकिस्तान के अंदर कि पूरी की पूरी आईएसआई के अधिकारी ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व थे। 1988 में जब सोवियत यूनियन उस समय रिट्रीट करके अफगानिस्तान को छोड़कर गया, तो ये आईएसआई के अधिकारियों ने 1988 से लेकर 1994-95 तक कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में इसी ड्रग ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मुजाहिदीनों के फैक्शंस के तहत लड़ाई करके उनके ऊपर काबू पाने की कोशिश करी। इसी दौरान पंजाब पूरा उस समय जल रहा था। लेकिन 1995 में जब बेअंत सिंह का असैसिनेशन होता है, जो उस समय के पंजाब के सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, तब उसके बाद पंजाब के अंदर भी गेम प्लान बदलता है। और 1994-95 में जब मुल्ला उमर उस समय अफगानिस्तान में पावर को लेकर आके पूरी की पूरी तालिबान की बिसात बिछाते हैं और 96 से अफगानिस्तान में जब तालिबान का रूल चालू होता है, तो 1996 एक टर्निंग पॉइंट होता है अफगानिस्तान के लिए भी और पंजाब के लिए भी। लिंक बड़ा कॉमन है, लोग समझते नहीं अक्सर इस चीज़ को। लिंक इसलिए कॉमन है क्योंकि जब 96 में मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान में अपनी कमान संभाली, उसके कमान संभालने के बाद उसने सबसे पहले आईएसआई के इन अधिकारियों को जूते मारकर वहां से बाहर भगाया। अफगानिस्तान की कमान पूरी संभाल ली। सारा ड्रग ट्रेड मुल्ला उमर ने अपने ही नुमाइंदों को पूरा का पूरा पकड़ा दिया। लेकिन अब दिक्कत क्या थी? ये जितने भी आईएसआई के अधिकारी थे, जिसमें कुछ अधिकारी रिटायर भी हो चुके थे, जिन्होंने अफगानिस्तान में जाकर अपने बहुत बड़े बड़े महल बना रखे थे, उन लोगों ने अब ड्रग ट्रेड का क्या किया
किसी भी आईएसआई के अधिकारी ने वो ड्रग ट्रेड बंद नहीं किया। इनफैक्ट 1995 में जैसे ही बेअंत सिंह का असैसिनेशन हुआ, इसके बाद पूरे पंजाब की सोसाइटी में एक शॉक वेव चली गई। शॉक वेव ये थी कि खालिस्तान की एक्सट्रीमिज्म इस लेवल तक बढ़ गई कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भी मार दिया जाएगा। कहीं ना कहीं 1995 के इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद पूरी पॉपुलेशन सहम चुकी थी, थक चुकी थी, वायलेंस करना नहीं चाहती थी। 1995 के बाद जब वायलेंस धीरे धीरे पंजाब में ख़त्म हुई, तो 1996 में सबसे पहले उस समय अनफॉर्चुनेटली पूरी की पूरी पंजाब की पॉपुलेशन चाहती थी कि हमें सरकार की तरफ से एक हीलिंग टच दिया जाए, हमारे जो जख्म है उनको भरा जाए। लेकिन सरकार ने उस समय ना तो कोई हीलिंग टच दिया, ना किसी प्रकार के कोई जख्मों को भरने की कोशिश करी। और उस समय जब ये पॉपुलेशन में ट्रॉमा था, जब हर घर में एक बच्चा मर चुका था, हर घर में कई कई परिवारजन जा चुके थे, उस समय जब इस पॉपुलेशन को एक सहारे की, एक सिंपथी की ज़रूरत थी, जब सिंपथी और सहारा सरकार की ओर से नहीं मिला, सिविल सोसाइटी की ओर से नहीं मिला, तो आईएसआई ने यहाँ पर एक ओपनिंग सोची। 95-96 के बाद, बेअंत सिंह के असैसिनेशन के बाद, कोई आदमी जब अपने जख्मों को बुलाना चाह रहा था, अपने दर्दों को भूलना चाह रहा था, आईएसआई ने 95-96 से इन लोगों के प्रति ड्रग्स बेचने शुरू करे। ड्रग्स किन्होंने बेचे? वही लोगों ने जिन्होंने पूरी मुजाहिदीन पाइपलाइन संभाली थी। वही सारे लोग जब यहाँ पर आके ड्रग्स बेचने लगे, तो 96 से लेकर 2001-2 तक पंजाब के अंदर एक पूरी ड्रग इकोनॉमी क्रिएट हुई। आदमी ड्रग्स लेता था, ड्रग्स की सप्लाई होती थी, ड्रग्स बॉर्डर के उस पार से आते थे, और ड्रग्स की सप्लाई लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस नशे में डूब जाते थे, नशे के गम में अपनी दर्दों को भूल जाते थे। एक हीलिंग टच जो चाहिए था, वो पूरा का पूरा तब्दील हो गया एक पूरे के पूरे यहाँ पर गेम प्लान में, जिसके तहत सबसे बड़ी चर्चा ये हुई कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही इस तरीके से ड्रग्स की चपेट में आ गई कि यहाँ पर यूथ हो, बड़े हो, जो भी हो, ड्रग्स लेने लगे। जैसे ही ड्रग की प्रॉब्लम पंजाब में बढ़ने लगी, एक सामाजिक लेवल पर यह समस्या बढ़ने लगी। 2001-2 तक कुछ परिवारों को ये चीज़ की रियलाइजेशन होने लगी कि पंजाब की हालात अभी भी ख़राब हैं। राजनीतिक लेवल पर पंजाब में एक्सपेरिमेंटेशन ही चल रहा था। इस एक्सपेरिमेंटेशन के बावजूद भी पंजाब के अंदर 1995 बेअंत सिंह के असैसिनेशन के बाद 7-8 साल हो चुके थे, किसी भी राजनीतिक वर्ग ने कोई हीलिंग टच नहीं दिया, किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी जब भी पंजाब में आती थी, एक कॉमन पॉइंट का नैरेटिव लेके आती थी, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है। पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर, जो कि वैसे तो बीजेपी के लिए काम करते थे लेकिन कांग्रेस की कमान संभाल कर बैठे थे, उनकी स्टेटमेंट्स को आप सुन के देखिए। वो बंदा सुबह से रात एक ही पॉइंट को बार बार दोहराता था कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। आप सोच के देखिए कि जब आप ये एजेंडा बार बार सुबह से रात बोलते हैं कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इससे किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टर के मन में क्या जाता है कि मैं एक बॉर्डर स्टेट में जाकर पूंजी क्यों लगाऊं? कल को इस बॉर्डर स्टेट में कोई मसला हो गया तो मेरी पूंजी तो एकदम डूब जाएगी। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। खालिस्तान के मसले के ख़त्म होने के बाद पंजाब चाहता था कि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, पंजाब चाहता था कि वहाँ पर लोगों को नौकरियाँ मिलें, लेकिन ना तो इंडस्ट्री लगी, ना ही नौकरियाँ मिली। खमियाजा क्या हुआ? पंजाब का यूथ ड्रग की चपेट में आ रहा था। 2003-4 तक जितना भी यूथ था, उनके जो माँ बाप थे, उनको अब एक चीज़ समझ आने लगी, अगर हमारा बच्चा पढ़ा होता है, बड़े होने के बाद इसको पंजाब में रखने का क्या फ़ायदा? कल को ये ड्रग्स का ही काम करेगा, ड्रग्स की चपेट में आएगा। 2003-4 से लगभग पंजाब के अंदर फिर से एक माइग्रेशन का वेव बहुत अग्रेसिव लेवल पर स्टार्ट हुआ। इस माइग्रेशन के वेव में बहुत सारे लोगों ने बाहर जाकर सेटल होने की कोशिश करी। बहुत सारे पंजाब के लोगों के ऑलरेडी रिश्तेदार कनाडा से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, ब्रिटेन, अमेरिका, इन जैसे हर जगहों में ऑलरेडी स्थित थे। तो क्यों ना इन लोगों के पास जाकर ही कुछ ना कुछ नौकरियां ढूंढे। और सबसे बड़ी बात, उस समय थोड़ा सा इमिग्रेट करना आसान भी था। लोग जाते थे, चले जाकर आराम से अपना दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में बस जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, 2008-9 तक बहुत सारे ग्लोबल लेवल पर टाइटनिंग होनी चालू हुई। टाइटनिंग का सबसे बड़ा कारण था ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। 2007 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जो कि अमेरिका से स्टार्ट हुआ, फिर यूरोजोन के लेवल पर गया, फिर पूरे विश्व को इम्पैक्ट किया। उस समय बहुत सारी इकोनॉमीज़ ने अपने वीज़ा नॉर्म्स को टाइटन कर दिया। पैसे नहीं थे, जाहिर सी बात है कि बाहर से बुलाकर लोगों को अपने यहाँ पर खैरात पे पालने की परिस्थिति किसी देश में नहीं थी। जैसे जैसे वीज़ा नॉर्म्स टाइटन हुए, पंजाब के अंदर एक और प्रॉब्लम शुरू हुई। पेरेंट्स घबरा गए। घबराहट इस बात की थी कि बच्चा यहाँ पर रहा तो ड्रग्स की चपेट में आएगा, बच्चा बाहर कैसे जाएगा अगर बाहर की परिस्थिति ऐसी है कि वीज़ा मिल नहीं रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में 2008-9 में पूरे पंजाब में, हरियाणा में, इसके आसपास के इलाकों में इलीगल एजेंसीज आनी चालू हो गई। इन इलीगल एजेंसीज ने लोगों को पंजाब में, खास करके गांव, ग्रामीण इलाकों में, पिंडों में जा जाकर लोगों को वहां पर बेसिकली इस चीज़ के बारे में बोला कि आप घबराओ मत, पैसा लगाओ, पैसे के थ्रू हम जो है किसी भी रूट के तहत
हम आपके बच्चे को कनाडा, अमेरिका, इन जैसे स्थानों पे पहुंचाएंगे। इलीगल माइग्रेशन स्टार्ट हुई हर जगह पर। आप सोच के देखिए, आज भी आप मोहाली में, पंजाब में जाइए, पंजाब के किसी शहर में जाइए, शहर के किसी गली में जाइए, किसी कस्बे में जाइए, किसी हल्के में जाइए, आप देखेंगे कि सरप्राइजिंग बात है, हर गली के अंदर, हर जगह पर, चप्पे चप्पे पर एक वीज़ा वाला खुला हुआ है। ये वीज़ा वाले सारे प्रॉमिस यही करते हैं, हम वीज़ा लगवाएंगे। भाई अगर इतने वीज़े मिल रहे थे तो बंदा वीज़ा जाके एम्बेसी से खुद लगवा लेता, आपकी आवश्यकता क्या थी? कहीं ना कहीं ये इलीगल रैकेट्स हैं जो बहुत धड़ल्ले से चल रहे हैं और कई बार पकड़े भी जाते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन पंजाब के अंदर ये जो इलीगल वीज़ा रैकेट्स का गेम स्टार्ट हुआ, ये वीज़ा का रैकेट का गेम उस समय जब चल ही रहा था, तो 2013-14 तक एक नया गेम भी शुरू हुआ। नया गेम ये था कि जितने भी ये यंग लोग ऑलरेडी जो बाहर जा चुके थे, जो पिछले लगभग 8-10 सालों में गए थे, पहली बात तो उन बाहर जाने वालों को 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी किसी प्रकार की कोई नौकरियां अब नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि नौकरियां जब मुश्किल थी तो जाहिर सी बात है वहां पर भी जाकर वेले बैठे हुए थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहां पर भी जाकर वो लोग वेले बैठे थे, किसी प्रकार का कोई काम नहीं था करने का, तो उनके लिए भी ऑनलाइन लेवल पर रेडिकलाइजेशन करना स्टार्ट हो गए। इसी रीज़न से आप देखिए, कनाडा में बैठकर कुछ यूथ ने वापस से 1984 के बारे में शुरू कर दी चर्चा करना। वहीं पर बैठ के खालिस्तान का प्रोपोगंडा स्टार्ट हो गया। और 2014 से जैसे जैसे सोशल मीडिया के टूल्स इवॉल्व हुए, पहले ऑरकुट था, फिर फेसबुक आया, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम आया, फिर यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब का ग्लोबल लेवल पर प्रोलिफरेशन हुआ। आज आप देखिए 2018-19 तक क्या परिस्थिति पैदा हो गई। 2018-19 तक ग्लोबल लेवल पर पहली बात, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठे हुए जितने भी ये बेरोजगार लोग जो पिछले कुछ सालों में बाहर गए थे, पहली बात ये यूथ वहाँ का रेडिकलाइजेशन और खालिस्तान के प्रोपोगंडा की चपेट में आ गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक सबसे पेक्यूलियर चीज़ ये भी हुई कि डोमेस्टिक लेवल पर पंजाब के अंदर ये जो वीज़ा रैकेट्स चल रहे थे, इन लोगों ने अपने लिंक्स बना रखे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिमिनल रैकेट्स के साथ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिमिनल गैंग्स के साथ। तो एक क्रिमिनलिटी का जो नेक्सस था, जिसमें यहाँ पर डोमेस्टिक वीज़ा रैकेट्स हों, डोमेस्टिक छोटे छोटे क्रिमिनल गैंग्स हों, उनके लिंक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिमिनल गैंग्स हों, उनके साथ बन चुके थे। तो क्रिमिनलिटी का एक एलिमेंट, रेडिकलाइजेशन का दूसरा एलिमेंट, दोनों की दोनों चीज़ें जो है पंजाब के अंदर डूब चुकी थी। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, पंजाब के लोग राजनीतिक लेवल पर फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। उनको था कि हमें अकाली दल को अगर हटाना है तो कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस को हटाना है तो अकाली को लाना है। ये जो बाइपोलर कॉन्टेस्ट था, इस बाइपोलर कॉन्टेस्ट में जब आम आदमी पार्टी ने अपने आप को यहाँ पर एक विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश करी, तो लोगों ने कहा कि क्यों ना मौका दिया जाए। मौका दिया भी गया, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिस प्रकार से लोगों को जो पहली बात हीलिंग टच चाहिए था, 1984 से लेकर खालिस्तान के पूरे मूवमेंट की क्लोजर चाहिए थी, वो क्लोजर कतई ही कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। दूसरी बात, जितने भी लेवल पर डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का पंजाब में आना चाहिए था, एक रैपिड लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तीसरी सबसे बड़ी बात, ड्रग की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो पाया। अभी भी ड्रग्स बहुत धड़ल्ले से और आसानी से पूरे पंजाब में मिल जाते हैं। बार बार आप जरूर देखेंगे कि पुलिस की तरफ से ऑपरेशंस होते हैं, ड्रग कार्टल्स को कहीं ना कहीं छोटे छोटे पकड़ा भी जाता है। पर अब क्या हो रहा है कि ये ड्रग कार्टल्स बहुत ही ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो चुके हैं, डीपन हो चुके हैं, डीप प्रेजेंस रख चुके हैं। और भूलिए मत, मेजॉरिटी ड्रग इस मोमेंट पर पहली बात तो फुट सोल्जर्स के थ्रू नहीं बल्कि ड्रोन्स के थ्रू पाकिस्तान की तरफ से आता है। बीएसएफ ने एंटी ड्रोन गन्स भी यूज़ करी हैं, लेकिन आज की डेट में भी इसके बावजूद कहीं ना कहीं पाकिस्तान वल्नरेबिलिटीज़ को बॉर्डर लेवल पर एक्सप्लॉइट करता है, ड्रोन्स भेजता है, सस्ते ड्रोन्स भेजता है, ऐसे भी ड्रोन्स का प्रयोग करता है कि जिसको उसको पता है कि अगर ये ड्रोन, मान लीजिए एंटी ड्रोन ड्रोन जो बंदूक है उससे अगर टूट भी गया, तो पैकेट मेरा ड्रग्स का तो कम से कम भारत पहुंच जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने पहली बात तो ड्रग इकोनॉमी को बरकरार रखा है। दूसरा, आर्म्स एमुनेशन वेपन्स, ये बहुत धड़ल्ले से पंजाब में आज की डेट में पाकिस्तान की ओर से मिल रहे हैं। पंजाब पुलिस की अगर आप रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को भी एनालाइज करें, तो पंजाब पुलिस हो या बीएसएफ हो, इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को एनालाइज करके एक चीज़ जो बहुत क्लियर और स्पष्ट तरीके से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो ये है कि पाकिस्तान ने नॉट ओनली एक ड्रग इकोनॉमी पंजाब में ऑलरेडी सस्टेन कर रखी है, बल्कि इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, वो इलीगल लेवल पर वेपन्स को भी ड्रोन्स के थ्रू पहली बात भेज रहा है। पर सवाल उठता है कि एक जगह पर वेपन्स पुलिस पकड़ तो लेती है, पर सारे वेपन्स अगर पकड़े ना जाए तो जो ये हल्के फुल्के वेपन्स रह जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं सारे इन क्रिमिनल गैंग्स के पास। अब ये जो क्रिमिनल गैंग्स हैं, इनको क्या पता है? इनको दो चीज़ें पता है। पहली बात, इनको ये पता है कि हमारे पास यूथ की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि ड्रग्स को आज की डेट में एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान है।
1500 1000 2000 रुपए में एक व्यक्ति ड्रग्स का कोरियर का काम करता है। अगर मान लीजिए वो एक महीने में 4 बार 5 बार ड्रग्स का कोरियर का काम कर लेगा, तो वो 8 से 10 हज़ार रुपये बना लेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में जब वो 8 से 10 हज़ार रुपये बनाएगा, उसको भी ये बात पता है कि अगर इतने छोटे काम से मेरे 8 10 हज़ार रुपये बन रहे हैं, तो मुझे एक प्रॉपर नौकरी करने की क्या आवश्यकता। दूसरा, प्रॉपर नौकरी है भी कहाँ, वो भी नहीं है। तो ड्रग्स का काम इस प्रकार से पहली बात यूथ को प्रभावित करता है। दूसरा, आज की डेट में चीज़ को समझिए, जितनी भी पंजाब के अंदर एक म्यूजिक इंडस्ट्री है, कंप्लीटली हाईजैक हो चुकी है। फॉरेन फोर्सेस ने, कनाडा हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, ये कॉन्सर्टेड लेवल पर पूरी पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री को हाईजैक करके गन कल्चर, वायलेंस कल्चर, इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, ड्रग्स, गन्स, इलीगल अश्लील चीज़ें, इन चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं। जब इन चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं तो जाहिर सी बात है यूथ म्यूज़िक से प्रभावित होता है। और यूथ म्यूज़िक से सिर्फ प्रभावित नहीं होता, म्यूज़िक एक बहुत बड़ा सबवर्जन का टूल भी यूज़ किया जाता है, जो आज कनाडा, अमेरिका और यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान भारत के अंदर कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना तो गलत नहीं होगा कि एक जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए यूथ का ये शॉर्टकट के साथ साथ ड्रग के कोरियर के काम से ड्रग का डीपन होना, पेनिट्रेशन। इसी दौरान जब वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि जब ड्रग का कोरियर का काम आप करते हो तो पुलिस की छापेमारी होती है, और पंजाब पुलिस जब इन जैसे ड्रग कोरियर्स को पकड़ती है तो क्या करती है, जाहिर सी बात है इनको जेल डालेगी। अब ब्यूटी क्या है, जैसे ही ये जेल जाएंगे, जेल बन जाते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड्स, क्योंकि जेलों में यहाँ पर पाए जाते हैं हार्डन्ड क्रिमिनल्स। तो होता क्या है कि कोई यूथ, मान लीजिए आज की डेट में ड्रग कोरियर का काम करते हुए अगर पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद जेल गया, जेल में उसको वहां पर ये बात पता है कि वो बाहर रिफॉर्म होके नहीं निकलेगा, बल्कि एक क्रिमिनल बन के निकलेगा। और जैसे ही ये बड़ा क्रिमिनल बन के निकलता है, क्योंकि जेल में जो पुराने क्रिमिनल वहां पर बैठे हैं, जाहिर सी बात है वो रेडिकलाइज करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है, आदमी बाहर रह रहा है तो भी क्रिमिनलिटी कर रहा है, जेल जा रहा है इंटेंस क्रिमिनलिटी कर रहा है। इस प्रकार से राज्य की पुलिस को भी यहाँ पर बहुत गहरी समस्या आ रही है। लेकिन कंप्लीट अगर हम देखें तो पंजाब में एक पॉलिटिकल फेलियर कंप्लीट लेवल पर दिखता आ रहा है। क्यों? क्योंकि चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे फॉर दैट मैटर आम आदमी पार्टी हो, जिस प्रकार का विकास कार्य की चर्चा पंजाब में होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट को एक मिशन मोड तरीके से टैकल करना था, जिस तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी थी, जिस प्रकार से यहाँ पर अग्रेसिव लेवल पर लाभार्थी बनाने के बजाय एक ऐसा डेवलपमेंटल मॉडल जिसमें कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़े और इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगे और इंडस्ट्रियल लोग आकर यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ावा दें, वो चीज़ें कतई होती हुई नहीं दिख रही हैं। एक प्रोलॉन्ग्ड निग्लेक्ट और एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जो पहले 5 दशक खा गई, उसका खमियाजा पंजाब आज की डेट में भी भुगत रहा है। आज आम आदमी पार्टी है, कल को कोई दूसरी पार्टी होगी, या शायद आम आदमी पार्टी होगी, अगले चुनाव के बाद हमें नहीं पता क्या नतीजा होगा पंजाब में। लेकिन समस्या ये है कि कोई सी भी पार्टी हो, जब तक वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को, जब तक वो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी, जब तक वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल, जब तक वो इस रेडिकलाइजेशन म्यूजिक का जो सबवर्जन है, इसको, इन सारी चीज़ों को टैकल ना करे, तब तक पंजाब में ये दिक्कत बढ़ती रहेगी। और जैसे जैसे पंजाब में ये सब चल रहा है, उसी दौरान पंजाब में एक समस्या साइड में पैरेलली और बढ़ गई है, क्योंकि पॉपुलेशन को हीलिंग टच नहीं मिला, ड्रग्स में लोग व्यस्त हो गए। जो लोगों ने ड्रग्स नहीं किया वो हीलिंग टच चाहते थे। हीलिंग टच जब उनको ना तो राजनीतिक लेवल पर मिला, ना सामाजिक लेवल पर मिला, तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज ने अपना प्रेजेंस वहाँ पर बढ़ा लिया। और क्रिश्चियन मिशनरीज ने ये मेरा यीशु कर करके जो है पूरी की पूरी प्रेजेंस जो अपनी बनाई, उसमें इन्होंने पंजाबी पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए 2026-27 में सेंसस की प्रक्रिया होने जा रही है, और इस सेंसस की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्ट पंजाब से आने जा रहा है कि एक मेजॉरिटी चंक ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन करके यहाँ पर लोगों को हीलिंग टच के नाम पर इस झांसे में लाना, इस झांसे के साथ साथ लोगों को इस पूरी इकोनॉमी में यहाँ पर डुबा देना, एक कंबाइंड लेवल पर अगर आप देखो तो पंजाब के अंदर बहुत डीप सोशल केओस है। इस रीज़न से सिख समाज में सबसे पहले सिखिज्म को क्या करना चाहिए, सिख कम्युनिटी को सबसे पहले यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने होंगे, सिख कम्युनिटी को यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी होंगी, सिख कम्युनिटी को सबसे पहले यहाँ पर बिजनेस का काम करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। इसके साथ साथ राजनीतिक लेवल पर एक मिशन मोड तरीके से एम्प्लॉयमेंट, मिशन मोड तरीके से डेवलपमेंट, जब तक इन रणनीतियों पे काम नहीं होगा, और साथ साथ जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, बीएसएफ कार्रवाई कर रही है, इनकी कार्रवाई के साथ साथ जब तक एक पॉलिटिकल सोल्यूशन पंजाब में नहीं आएगा,
तब तक आप सोच के देखिए कि ये जो आए गए दिन पंजाब में हमें वायलेंस, हत्या, ये सब चीज़ें जो मिल रही हैं देखने को, ये अनफॉर्चुनेटली पंजाब के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं है। तो पंजाब का फ्यूचर इस मोमेंट पर बड़ा ब्लीक है। पर जाहिर सी बात है कि एक जगह पर सुरक्षा एजेंसीज अपना कार्य कर रही हैं, चाहे वो पंजाब की पुलिस हो राज्य की, या ही वहाँ पर चाहे बीएसएफ हो। लेकिन जब तक राजनीतिक वर्ग जागेगा नहीं, जब तक ये घटिया राजनीति एक दूसरे के साथ एक दूसरे को नीचे करने वाली लोग छोड़ेंगे नहीं और एकजुट होकर पंजाब के मसले के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक पंजाब एज अ स्टेट डिके करता रहेगा। और ये चीज़ देश के हित में कतई ही नहीं है। क्योंकि जो चीज़ आज पंजाब में हो रही है, भूलिएगा मत, पंजाब सिर्फ पाकिस्तान का अकेला एम नहीं है। ये पंजाब उसके लिए एक टेम्पलेट है, एक मॉडल है। पंजाब की चीज़ कल को हरियाणा में, उसके बाद हिमाचल में, हर जगह रेप्लिकेट होगी। हमारे को सोचना ये है कि क्या हम इस चीज़ को रेप्लिकेट होने देना चाहेंगे, और वो भी एट अ टाइम जब नॉर्थ में सबसे ऊपर हमारे पास कश्मीर, ऑलरेडी पंजाब के साथ साथ कश्मीर वाली जो मसले की पूरी प्रॉब्लम है, वहाँ पर ऑलरेडी स्टेट के इतने सारे रिसोर्सेज वहाँ पर ऑलरेडी डाइवर्ट हो रहे हैं। तो क्या इस प्रॉब्लम को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है, या राजनीतिक लेवल पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आवश्यकता है? सोचना आपको है। इस पॉइंट को लेकर सोच के बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या विचार है कि पंजाब की समस्या का हल इवेंचुअली अब कैसे होगा। धन्यवाद।